हाँ जी गाइस, तो वेलकम है पार्ट 2 में डिजिटल ऑडिटिंग के। ओके, तो ऑडिटिंग डिजिटली, ठीक है। नो, अभी ऊपर हम पढ़ के आए, जो पहले पढ़ा था ऊपर हम लोगों ने पढ़ा डिजिटल ऑडिट क्या होता है, फीचर डिजिटल ऑडिटिंग क्या होंगे, क्या कंसिडरेशन रखनी है, क्या चैलेंज करने हैं, क्या चैलेंजेस कर आते हैं, फेस करता है ऑडिटर, और क्या क्या एडवांटेज होते हैं, ठीक है। अब ये तो अगर डिजिटल ऑडिट, चलो ठीक है भाई, हमने पढ़ लिया, बेसिक बेसिक हमें पता लग गया। अब बारी आती है कि ऑडिटिंग डिजिटली, इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है भाई, अब मैं ऑडिट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऑडिट जो मैं स्टेप्स लगा रहा हूँ वो मैं डिजिटली करूँगा। यहाँ पे ऑडिटर की साइड की बात हो रही है। पहले क्या था कि एंटिटी का जो क्लाइंट है उसके अंदर लगा हुआ, तो उसका जो ऑडिट करके आना है। अब क्या है, मैं ऑडिट जो कर रहा हूँ वो मैं कुछ सॉफ्टवेयर एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। Auditing technology is using advancement in technology for conducting an effective and efficient audit. Second, now with the rapidly growing IT environment, okay, it is essential to adapt technology in auditing practices. ठीक है। अब भाई देखो सीधी बात है, आईटी इन्वायरमेंट ग्रो कर रहा है, रैपिडली ग्रो कर रहा है, तो हमें टेक्नोलॉजी अडाप्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो चुका है इस समय। बिकॉज अगर टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलोगे तो पीछे रह जाओगे। ओके, it is time to digitalize the way an audit is delivered through automation and innovation. ठीक है भाई, भाई ऑटोमेशन भी चाहिए और इनोवेशन भी चाहिए। अभी तुम्हें एग्जांपल दूंगा कि कैसे कैसे हम ऑटोमेट कर सकते हैं। ओके, देन कम्स योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एन ऑडिटर। अब भाई ऑडिटर से क्या क्या एक्सपेक्टेशन होती हैं। ऑडिट टीम नीड टू इन्वॉल्व द एक्सपर्ट्स ऑन डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑब्वियस सी बात है भाई, डिफरेंट सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशंस है, टेक्नोलॉजीज हैं, उसको यूज़ करने के लिए भी हमें एक्सपर्ट्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ऑल्ट्रिक्स है, राइट। तो ऑल्ट्रिक्स जैसा टूल है, तो उसको यूज़ करने के लिए एक, ऐसा नहीं कह रहा कि भाई कि सीए नहीं कर सकता, कर सकता है, बट उसको सीखना पड़ेगा ना, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, राइट। इधर एक्सपर्टीज लेनी पड़ेगी या एक्सपर्ट हायर कर लो, ठीक है। देन इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी अक्रॉस द प्रोफेशन हैज़ लार्जली been focused on developing and using tools to automate and enhance existing process। अब देखो भाई सीधी सी बात है, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने से क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है यार, कोई भी इन्वेस्ट करे उसका बेनिफिट होना है, उसका या तो प्रोसेस कोई ऑटोमेट होगा या फिर एग्जिस्टिंग प्रोसेस है वो एनहांस हो जाएगा, बेटर रिजल्ट, बेटर क्वालिटी, लेस टाइम। देन सच टेक्नोलॉजी में ऑल्सो प्ले इवॉल्विंग द स्कोप ऑफ ऑडिट। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, अगर उस टाइम कॉन्स्टेंट में 70% वर्क या 50% वर्क जो रेपिटेटिव था, जिसमें ज़्यादा टाइम लगता था लेकिन आउटपुट कुछ खास नहीं था, और वो टेक्नोलॉजी ने ऑटोमेट कर दिया, तो मेरी वो रिग्रेस एक्टिविटी एलिमिनेट हो गई। अब जो मेन चीज़ बची, जहाँ दिमाग लगाना है, राइट, जहाँ प्रोफेशनल जजमेंट लगानी है, अब मैं वहाँ फोकस कर पाऊंगा, ठीक है। देन की फीचर्स और एडवांटेज और डिजिटली। अब भाई देखो सीधी सी बात है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, ऑटोमेशन ईज आ जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ह्यूमन डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और क्वालिटी ऑडिट इंप्रूव हो जाएगी। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। अब भाई क्या कंसिडरेशन ध्यान रखनी है इन ऑडिटिंग डिजिटली। ओके, ओ भाई, वाइल ऑल इंडस्ट्री सेक्टर्स आर अफेक्टेड बाय एमरजेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, तो भाई ऑडिटर को भी अपनी याद रखना पड़ेगा कि हाँ, मेरी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि यूनिक है। तो फ्यू क्वेश्चंस हैं जो उसको दिमाग में लेके चलने हैं, जैसे कि क्या क्या, कि भाई व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू ट्राइंग टू सॉल्व, ठीक है। कंटिन्यूसली इवेलुएट करो कि भाई लेटेस्ट टूल्स की ऑडिटर क्या बेनिफिट दे सकता है, भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है। मतलब होता है ना कि ऑडिट, भाई फॉर एग्जांपल मान लो कि यार ये, मतलब कि टेस्टिंग करना मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल टेस्टिंग करके डॉक्यूमेंट करना, एक टूल बनाया जिसके थ्रू सब कुछ मॉनिटर होगा, राइट। सेकेंड, विच टेक्नोलॉजी कैन हेल्प यू, देखो क्या टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकती है। देखो एआई चाहिए, या कोई एक वर्क फ्लो बनाना है वो चाहिए, एक एक्सेल बेस्ड इंटरफेस चाहिए वो चाहिए, या इससे कोई डेटा कैप्चर करना है, एक समरी डेटा बनानी है, तो एक होता है ना कि यार एक बेसिक जो है मेरे पास मैक्रोज शीट आ जाए, वो चाहिए। वट एवर जो चाहिए बता भाई, देंगे। हाउ विल यू अपस्किल योर पीपल टू मेक बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल। मतलब भाई देख सीधी सी बात है ना, टेक्नोलॉजी तो आ गई, अब चलाना सिर्फ दो बंदों को आता है, तो तू, और तो एट टाइम तो टेक्नोलॉजी तो ह्यूमन कॉन्सेप्ट होगा ना, तो तेरे को प्रॉपर ट्रेनिंग्स कैसे उनको तो अपस्किल करेगा, ठीक है, तो वो उस पर तेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। देन रेंज ऑफ ऑटोमेटेड सॉल्यूशंस, किस हद तक के ऑटोमेटेड सॉल्यूशन चाहिए, जैसे कि
अब भाई देखो सीधी सी बात है, लो टू हाई की सोफिस्टिकेशन में बहुत एक अलग अलग तरह की रेंज है, ठीक है, जो कि तुम्हें जो है रिपीटेड टास्क, ऑब्वियस सी बात है भाई, जहाँ दिमाग लगना है वहाँ टेक्नोलॉजी क्या कर लेगी। टेक्नोलॉजी एक पैटर्न फॉलो कर सकती है, टेक्नोलॉजी जो है तुम्हारा एक रिपीटेड टास्क कर सकती है कि हाँ ठीक है ये बार 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 करना है, ये ऑटोमेट हो सकता है प्रोसेस, लेकिन जहाँ सोचना पड़ जाएगा, जहाँ दिमाग लगाना है, कुछ इनोवेशन चाहिए, कुछ इनोवेटिव करना है, वहाँ तो प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब देखो, मैक्रोज एंड स्क्रिप्ट्स, मैक्रो स्क्रिप्ट कुछ भी नहीं है भाई, एक रूल बेस्ड ऑटोमेशन है एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन में। एक्सेल्स के अंदर मैक्रोज लगते हैं और स्क्रिप्ट्स हमारे उसमें रन होते हैं। क्या कहते हैं यार उसको, मैं भूल गया। स्क्रिप्ट रन होते हैं तुम्हारे, जावा स्क्रिप्ट भी होती हैं और एक और जगह स्क्रिप्ट रन होते हैं, मैं थोड़ा वो हो रहा हूँ, भूल रहा हूँ। ओके, देन कम्स द बीपीए। बीपीए बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, इंटर में पढ़ा था एसएम में, ठीक है। अब वो जो सब्जेक्ट तुम्हारा चेंज हो गया तो उस हिसाब से देख लो, बिकॉज हमने तो वहाँ पढ़ा था ना। बीपीए क्या है, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, कुछ नहीं है भाई, री इंजीनियरिंग करना है एग्जिस्टिंग प्रोसेस को, पूरा री इंजीनियर रीडिफाइन कर दो। देन कम्स अ रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, मतलब ऑटोमेट करना, राइट, कि ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा है। देन इंटेलिजेंट प्रोसेस क्या होगा, इंटेलिजेंट प्रोसेस तुम्हारा सिंपल सा होगा, जो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन उसको टेक्नोलॉजी एआई के साथ अलाइन कर दिया, दैट विल कम योर आईपीए। पैटर्न्स लर्न ओवर टाइम, तो वो सब वो इंटीग्रेट करके वो तुम्हें एक समझ दे देगा, ले भाई ये है तेरा, समझ गए। तो यहाँ तक का तो चिट्टा हुआ खत्म। अब अगला पार्ट, अगला बचता है हमारा क्या, अंडरस्टैंड द आईटी इन्वायरमेंट। ओके, तो हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द आईटी इन्वायरमेंट। ओके, तो बेसिकली देखो सीधी सी बात है भाई, अभी कौन सा आईटी इन्वायरमेंट अंडरस्टैंड करने को कह रहा है यार, ऐसे 315 था मेरा, ठीक है, वो कह रहा था कि भाई तुम्हें अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, एंटिटी का इन्वायरमेंट मतलब क्लाइंट का इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे क्या है, अब क्लाइंट में आईटी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट है, तो अब मुझे वो भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो अंडरस्टैंड को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग कि एंटिटी मेरी रिलाय कैसे कर रही है आईटी के ऊपर, फर्स्ट थिंग। देन हाउ आईटी इज यूज्ड बाय द एंटिटी। इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि भाई मेरे को एक्सपर्ट तो नहीं लेकर आना पड़ेगा या स्पेशलिस्ट तो नहीं लेके आना पड़ेगा, खत्म। एंटिटी कितना रिलाई कर रही है, कैसे वो यूज़ कर रही है, और हाउ, मतलब बेसिकली क्या है, मुझे कोई स्पेशलिस्ट या वो तो नहीं चाहिए इसके लिए स्पेसिफिक, मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स टूल तो नहीं है कहीं। देन ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में क्या क्या होगा, ऑडिटर क्या क्या अंडरस्टैंड करेगा। भाई देखो सीधी सी बात है ना यार, ऑडिटर बहुत बेसिक चीज़ अंडरस्टैंड करेगा। क्या, कौन से एप्लीकेशन यूज़ करते हो, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स क्या है तुम्हारे, उसकी डिटेल्स चाहिए होंगी। देन ऑर्ग स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस, ऑब्वियस बात तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, वेदर इट्स मतलब बेसिकली तुम्हारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है या एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, हायरार्की प्री डिफाइंड हायरार्की है नहीं है, क्या है क्या नहीं है। देन पॉलिसीज प्रोसीजर एंड प्रोसेसेस फॉलोड, पॉलिसीज क्या है, प्रोसीजर्स क्या और प्रोसेसेस क्या फॉलो करते हो। देन एक्सटेंट ऑफ आईटी इंटीग्रेशन कॉमा यूज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब कितने आईटी इंटीग्रेशन में तुम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का यूज कर रहे हो, ठीक है। देन आईटी रिस्क एंड कंट्रोल, ऑब्वियस बात है, देखो ये पूरा तुम्हारा आईटी के इर्द गिर्द ही घूमेगा, वो कहीं नहीं जा रहा। फिर आता है की एरियाज फॉर एन ऑडिटर टू अंडरस्टैंड दी आईटी इन्वायरमेंट। आओ जी, कौन कौन से की एरियाज हैं मेरे। सबसे पहले भाई, सबसे पहले चीज तेरे को अंडरस्टैंड करना फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन, कि भाई ट्रांजेक्शन फ्लो कैसे कर रही है मेरी। फिर सिग्निफिकेंट सिस्टम्स तेरे को आइडेंटिफाई करने हैं। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनुअल एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। देन टेक्नोलॉजी तूने क्या क्या यूज़ करी वो आइडेंटिफाई करेगा, और उसके बाद फिर तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आईटी इन्वायरमेंट असेस करेगा, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे ये होता है हमारा खत्म। देन आइडेंटिफाई द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूसेज ऑफ ऑडिट। आओ जी, हाउ टू आइडेंटिफाई आईटी रिस्क, आईटी रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करोगे। देखो भाई, इन आइडेंटिफाइंग द रिस्क राइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ आईटी, तो ऑडिटर में कंसीडर द नेचर ऑफ आइडेंटिफाइड एप्लीकेशंस, कि भाई जो एप्लीकेशंस है वो कैसी सी हैं, क्या क्या है, उनका कितने एक्सपोजर, उनके वल्नरेबिलिटी कितनी है, वो कितना थ्रेट को एक्सपोजर है उसका, ठीक है। देन एप्लीकेबल रिस्क राइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ आईटी में बी आइडेंटिफाइड रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। देन it is more likely that there will be more risk arising from use of IT when volume or complexity of automated application control is higher, और मैनेजमेंट जो है ग्रेटर रिलायंस है उन कंट्रोल्स पे फॉर इफेक्टिव प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स और इफेक्टिव मेंटेनेंस ऑफ इंटीग्रेटिव अंडरलाइंग इन्फॉर्मेशन। भाई देखो मैं तुम्हें बहुत बेसिक चीज़ बताता हूँ,
ऑटोमेशन करना बहुत अच्छी बात है, बट अगर तुम उस पर रिलाय कर जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, देखो यार वो क्या है ना, वो एक पैटर्न में चलाएगा। ठीक है, तो तुमको जो है ना, अब 100% ऑटोमेशन कोई एंटिटी नहीं अचीव कर सकता। कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं मतलब कि ना गैप रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें चीज़ बताता हूँ, एग्जाम्पल एज इन तुम ये ले लो, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग वाला मैंने जो है ऑटोमेट कर दिया, लेकिन जो मैं डॉक्यूमेंट स्कैन कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैं डॉक्यूमेंट स्कैन कर रहा हूँ, तो उसमें क्या हो रहा है ना कि जो बेस डॉक्यूमेंट है उस ट्रांजेक्शन का, मैंने वो करा कि भाई स्कैन होगा, उसमें ऑटो अपलोड हो जाएगा, मैनुअल इंटरवेंशन चाहिए ही नहीं, सिर्फ स्कैन होगा डॉक्यूमेंट। ठीक है, ऑटो अपलोड हो गया, सेव हो जाएगा डॉक्यूमेंट मेरा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई चेकर नहीं है, मेकर चेकर नहीं है। ठीक है, कोई बेसिकली कोई चेकर नहीं है तुम्हारा। ओके, कि अब हुआ क्या, ट्रांजेक्शन प्रोसेस करें, तुमने मैंडेटरी फील्ड तो रख दी क्या डॉक्यूमेंट अटैच होना चाहिए, पर डॉक्यूमेंट क्या उसने जो डॉक्यूमेंट अटैच करा है क्या वो रेलेवेंट है नहीं, वो कोई चेक ही नहीं कर रहा। ब्लैंक शीट उसने स्कैन करी, डाल दी, ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो गई, उसने एक्सेप्ट कर ली सिस्टम ने। तो दे आर वेरियस थिंग्स, वेरियस टेक्नोलॉजीज, तो भाई वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, राइट। अब कुछ कॉस्ट एक सबसे बड़ा फैक्टर आ जाता है उसके अंदर। अब होता है क्या कि भाई मैनेजमेंट ने बोला कि ठीक है सिस्टम लग गया, अब तो भाई साहब चलेगा अपना ट्रांजेक्शन धड़ाधड़, लेकिन इस पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा ना, रिस्क बहुत तरह के हैं। कोई कोई भी एक नई चीज़ आएगी ना, उसके 4 तरह के एक्सपोजर्स खुल जाएंगे, रिस्क एक्सपोजर, 4 या उससे ज़्यादा भी, मतलब कितने भी हो सकते हैं, बट तो आपको वो सब मिटिगेट करते 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 फिर एडिशनल कंट्रोल्स भी लगाने पड़ते हैं। ठीक है ना, तो कंट्रोल वाली बात की है, टेक्नोलॉजी आती है, रिस्क पहले है, रिस्क भी साथ में ही आता है। अब भाई देखो सीधी सी बात है, रिस्क राइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ आईटी। अब आईटी तुमने यूज करा तो एक्सेस टू डेटा भी अनऑथराइज हो सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ आईटी पर्सोनल गेनिंग एक्सेस प्रिविलेजेस बियॉन्ड द नेसेसरी टू परफॉर्म द असाइंड ड्यूटीज, ब्रेकिंग डाउन एसओडीज। अब तुमने आईटी पर्सोनल ने, अब आईटी पर्सोनल ने क्या करा भाई, अब देखो सीधी सी बात है, जो ऊपर बैठे हैं वो टेक्नोलॉजी, जो ऊपर बैठे हैं लाइक वो भी दे आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन द कंसल्टेंट्स एंड द आईटी पर्सोनल्स, राइट। ऐसे नहीं कोई कोई आईटी एक्सपर्ट बैठा है या ऐसा कुछ, वो चीज़ नहीं है, राइट। या कोई आईटी एक्सपर्ट है तो एक सेपरेट बंदा है। अब उस पर मान लो प्रिविलेजेस है, तो वो चाहे तो बेनिफिट उठा सकते हैं ना, किसी को पता भी नहीं लगेगा। देन आईटी एप्लीकेशन में अनऑथराइज चेंजेस कर दिए, या फिर कुछ अपडेट्स नेसेसरी थे वो करे ही नहीं, इन अप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन हो रही है, इन अप्रोप्रिएट। देन डेटा लॉस और डेटा करप्शन, डेटा लॉस भी हो सकता है, डेटा करप्ट भी हो सकता है। ठीक है, सिस्टम डाउन टाइम। अब एक बात बताओ, तुमने पूरा प्रोसेस सिस्टम पे कर दिया, सिस्टम डाउन हो गया, सारा धंधा रुक गया। देन सिस्टम इंटीग्रेशन, सिस्टम कंपैटिबिलिटी, काम खत्म। भाई देखो आईटी के इर्द गिर्द क्या ही रिस्क होंगे यार, क्या ही रिस्क हो सकते हैं। देन नो हाउ टू आइडेंटिफाई द आईटी डिपेंडेंसी इम्पैक्टिंग द ऑडिट। अब देखो भाई सीधी सी बात, तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि भाई आईटी डिपेंडेंसी होने से मेरा ऑडिट कैसे कैसे इम्पैक्ट होगा। अब सबसे पहले तो मुझे आइडेंटिफाई करना जरूरी ही क्यों है, क्यों ही करना है। तो भाई देखो सीधी सी बात है, मुझे आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंट करना है एंटिटीज आईटी डिपेंडेंसी इन अ कंसिस्टेंट क्लियर मैनर, हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द एंटिटीज रिलायंस अपॉन आईटी। ठीक है, अंडरस्टैंड हाउ आईटी इज इंटीग्रेटेड इनटू एंटिटीज बिजनेस मॉडल, और फिर पोटेंशियल। अब भाई देखो पूरी राम कहानी वही है। सबसे पहले तो देखो भाई कंसिस्टेंट और क्लियर मैनर में समझो क्या डॉक्यूमेंट है, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, हेल्प्स टू आइडेंटिफाई कि भाई एंटिटी कितना रिलायंस है। फिर अंडरस्टैंड करो हाउ आईटी इज इंटीग्रेट विद द बिजनेस मॉडल, उसके बाद पोटेंशियल रिस्क आइडेंटिफाई करो, और फिर आइडेंटिफाई रिलेटेड आईटी जनरल कंट्रोल्स के रिस्पेक्टिव कंट्रोल्स क्या है, और ताकि जो है तुम्हें एक इफेक्टिव और एफिशिएंट ऑडिट अप्रोच पता लग जाए। बिकॉज देखो क्या है, देखो रिस्क तुमने देखे उस पर कंट्रोल्स लगे हुए हैं, तो ऑब्वियस बात है अगर कंट्रोल रोबस्ट कंट्रोल्स हैं तो वहाँ पे रिस्क ऑब्वियसली मिटिगेट हो गया मेरा। जो रिस्क एक्सपोजर ओपन है मैं वहाँ पे फोकस करूंगा ना। देन अब आईटी डिपेंडेंसी अराइज कैसे होती है, देखो भाई जब आईटी को तुम यूज़ करने लग जाओगे, इनिशिएट ऑथराइज रिकॉर्ड प्रोसेस और रिपोर्ट ट्रांजेक्शन और अदर फाइनेंशियल डेटा फॉर इंक्लूजन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब इनिशिएट ऑथराइज रिकॉर्ड और प्रोसेस और रिपोर्ट, देखो क्या क्या होगा, इनिशिएट होगा, ऑथराइज होगी, ट्रांजेक्शन इनिशिएट हुई, उसकी ऑथराइजेशन, फिर उसकी रिकॉर्डिंग, फिर उसकी प्रोसेसिंग, और फिर रिपोर्टिंग, खत्म।
जब ये प्रोसेसेस में आईटी आ जाएगी तो हमारी आईटी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, काम खत्म। अब 5 तरह की होती है। एक होता है ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, ठीक है ना। तुमने ऑटोमेटेड कंट्रोल लगा दी कि आईटी इन्वायरमेंट के अंदर ताकि बिजनेस रूल्स मिटिगेट रहें, ठीक है। तुमने ऑटोमेटेड कंट्रोल चला दी। फॉर एग्जांपल पीओ की वैलिडिटी है, उस पीओ की वैलिडिटी के जैसी पीओ वैलिडिटी एक्सीड हो जाएगी तो जीआरएन नहीं होगी उस पीओ के अगेंस्ट। ये ऑटोमेट कंट्रोल ऐसे लग जाते हैं, ठीक है। सिस्टम ही अलाउ नहीं करेगा, बात खत्म। देन कम्स द रिपोर्ट्स। सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट्स आर इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय आईटी सिस्टम्स। अब होता है क्या, दीज रिपोर्ट्स आर ऑफन एंटिटीज एग्जीक्यूशन ऑफ मैनुअल कंट्रोल इंक्लूडिंग बिजनेस परफॉर्मेंस रिव्यूज और मे बी सोर्स ऑफ एंटिटी इंफॉर्मेशन। अब भाई देखो सीधी सी बात ना यार, कितना मेरा परचेज हुआ, कितने मेरे परचेज ऑर्डर्स बने, कितना मैंने कितने के पीओस बने हैं, कितना माल आया है, कितना रिसीव हुआ, ये सब डेटा कहाँ से लाऊंगा, मास्टर्स कहाँ से लाऊंगा, ऐसे भी से लाऊंगा, वो रिपोर्ट्स निकालता हूँ मैं उसमें से। वो आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल हो गया ना मेरा, वो कि मेरा मास्टर तो उससे लेना पड़ेगा, आईटी का ही लेना पड़ेगा, सिस्टम का लेना पड़ेगा, फिर मैं उसके ऊपर अपने कंट्रोल लाऊंगी, मुझे रिव्यू करना है, मुझे जो चीज़ें बनानी है उस पर, तो उस पर आईटी डिपेंडेंसी आ गई मेरी। देन कम्स अ कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस क्या होता है भाई, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ एक चीज़। फॉरेक्स रेट का मास्टर होता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब फॉरेक्स रेट का मास्टर क्या हुआ, उसने अपडेट कर दिया, सैप में अपडेट कर दिया। अब तुम फॉरेक्स ट्रांजेक्शन करेगा, यूएस डॉलर में डालेगा, रेट अपने आप उठाएगा जो लास्ट अपडेटेड रेट है। कैलकुलेशन तुझे करने की जरूरत ही नहीं है, बस। देन कम द सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मीन्स सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, कि भाई टू एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट सेपरेशन ऑफ रोल्स। मतलब क्या है भाई, एंट्री पार्क करने का एक्सेस किसी के पास, पोस्ट करने का एक्सेस किसी के पास, मतलब मेकर चेकर कॉन्सेप्ट है भाई। सीधी सी बात, तू पार्क कर एंट्री, तब तक रिलीज नहीं होगी जब तक वो तेरा सीनियर या जिसको भी राइट दे रखा वो रिलीज नहीं करेगा अपने एंड से। और एक बार रिलीज हो गई तो वो मॉडिफाई नहीं हो सकती। मॉडिफाई करनी है तो वापस वो अनरिलीज करेगा, डी रिलीज करेगा, वट एवर उसे। देन उसके बाद फिर तू मॉडिफाई कर सकता है, फिर वो उस पर आ जाएगी, फिर वो अप्रूव करेगा, फिर होगा। उससे वैसे नहीं हो सकता। देन कम्स द इंटरफेस। इंटरफेस क्या है, प्रोग्राम लॉजिक दैट ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन आईटी सिस्टम टू अनदर। अब देखो क्या है कि भाई एक आईटी सिस्टम दूसरा, फॉर एग्जांपल सीआरएम है। सीआरएम ऐसे मतलब कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट टूल है, ओके। वहाँ पे तुमने जो है पूरा मैनेज कर लिया, सारा मैनेज कर दिया। अब लेट्स से तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, फॉर एग्जांपल अरीबा ले लो यार, ठीक है। अरीबा पे क्या होता है, वेंडर कोड क्रिएट हो गया और वो ऑटोमेटिक वहाँ से क्या होगा, वहाँ से एसपी में चला जाएगा। व्हाट इज अरीबा? अरीबा इज अ टूल, ओके। एसएपी का एक टूल है, ठीक है ना। तो उसमें क्या, उसका इंटरफेस है कि अरीबा और एसएपी इंटरेड हो जाते हैं, जिससे मोटा मोटा ये समझ लो, कोई भी एप्लीकेशन है, दो एप्लीकेशन है, उसको कनेक्ट करना है, राइट। कि यहाँ पे मैंने डेटा बना, ऑटोमेटिक उसके मास्टर में अपडेट हो गया, तो इंटरफेस लगता है उसमें एक। नाउ अब देखो भाई, कुछ ना मेरे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि भाई मैं क्या, मतलब नो हाउ है ना, तुम कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे, जैसे कि एक्सेस सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव, प्रोग्राम चेंज ऑब्जेक्टिव और डेटा सेंटर नेटवर्क ऑपरेशन ऑब्जेक्टिव्स, जिसके वजह से मैं कुछ देखता हूँ कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं या नहीं है। अब फॉर एग्जांपल एक्सेस सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव है मेरा, तो क्या होगा, तो भाई जो एक्सेस रिक्वेस्ट है वो प्रॉपर्ली रिव्यूड और ऑथराइज हो रही है बाय मैनेजमेंट। टर्मिनेटर यूज, जो अगर कोई जो बंदा छोड़ के चला गया, एक्सेस मैनेजमेंट है बेसिकली ये, प्रॉपर्ली रिव्यू कर रहे हैं सारे एक्सेस, ठीक है। देन जो छड़ चला गया उसका इमीडिएट बेसिस पे, टाइमली बेसिस पे रिमूव कर दिया हमने, ठीक है। जो एक्सेस राइट्स है वो पीरियडिकली मॉनिटर हो रहे हैं, मतलब पहले मैंने एक्सेस दिया, टर्मिनेट किया, पीरियडिकली मॉनिटर किया, ये तो 3 बेसिक हो गए। देन ट्रांजैक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेंसिटिव जेनरिक आईडी, मतलब जेनरिक आईडी उन्होंने बना रखी है, उसमें ट्रांजेक्शन हुई क्या, ये तो बताओ। देन सिक्योरिटी पॉलिसीज आर प्रोसीजर्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर मेंटेन्ड और एक्सेस टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटाबेस इज रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। देन कम्स द प्रोग्राम चेंज ऑब्जेक्टिव, मतलब बेसिकली तुम्हारा कोई भी प्रोग्राम है उसको चेंज कर सकता है, तो ऑब्वियस बात है एक पहले पॉलिसी प्रोसीजर होना चाहिए, पूरी उसकी डेवलपमेंट, टेस्टिंग, प्रोडक्शन, मतलब वो सेग्रीगेट जो इन्वायरमेंट्स होते हैं, एक होता है डेवलपमेंट जहाँ पे तुम कुछ भी चेंज डेवलप करते हो, फिर द टेस्टिंग, ठीक है, दैट इज द क्वालिटी इन्वायरमेंट हो जहाँ पे तुम टेस्ट करते हो, ठीक है। देन कम्स द प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, दैट इज अ गो लाइव इन्वायरमेंट की जो तुम्हारा मेन सिस्टम, मेन सर्वर है, ठीक है। उसके बाद चेंजेस आर एडिक्वेटली ट्रैक्ड एंड रिकॉर्ड। देन चेंजेस टू द एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन आर एडिक्वेटली टेस्टेड एंड अप्रूव्ड। भाई देखो बहुत सिंपल है, कुछ भी स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना तुम्हें समझ आ जाएगा कि भाई पॉलिसी बनी होनी चाहिए, डेवलपमेंट, टेस्टिंग और प्रोडक्शन के इन्वायरमेंट सेग्रीगेटेड होने चाहिए, चेंजेस एडिक्वेटली ट्रैक्ड और रिकॉर्ड होने चाहिए, चेंजेस जो है वो टेस्टेड और अप्रूव होने चाहिए, फिर
इमरजेंसी चेंजेस आर अप्रूव्ड, मतलब इमरजेंसी चेंज तो ऑब्वियस पता है उसका रूट दूसरा होता है कि फास्ट ट्रैक होता है कि इमरजेंसी चेंज करना है, खट खत्म करो। और एसओडी प्लीज मेंटेन रखना भाई कि डेवलपर अलग होना चाहिए, इम्प्लीमेंटर अलग होना चाहिए। देन डेटा सेंटर नेटवर्क ऑपरेशंस, अब भाई सीधी सी बात है भाई, डेटा का खेल है सारा सारा, तो बैकअप आ जाएगा क्योंकि हमारा डेटा बैक और रिकवरी की पॉलिसी है। डेटा एप्रोप्रिएटली बैकअप होता है और जो बैकअप है वो रिकवरेबल होता है। रिस्टोरेशन टेस्टिंग एज पर आईटी साल में एक बार करनी होती है, तो परफॉर्म कर रहा है। देन मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस ऑफ सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स, और जो बैच जॉब तुमने शेड्यूल कर रखी है और मॉनिटर करता है, और जो फेलियर है उसका उसका लॉग बनता है। खत्म, खत्म हो गया। इसके बाद अब हमारा अगला पार्ट आएगा। अब इसके बाद मैं अगला पार्ट में यहाँ पे क्या करूँगा कि रिस्पॉन्डिंग टू रिस्क फ्रॉम आईटी, क्या क्या रिस्क होते हैं वो पार्ट 3 में कवर करेंगे अपन। देन कम्स दिस, देर आर फ्यू थिंग कि रिस्क कैसे मैनेज होता है, क्या कंट्रोल, रिमोट ऑडिट। ठीक है, अभी मतलब आएगा इसका एक दो दो पार्ट और आएंगे तब जाके ख़त्म होगा मेरा, ठीक है ना। तो अब एक रिस्क वाला पार्ट रहेगा, रिस्क और कंट्रोल्स क्या क्या है स्पेसिफिक, उसके अंदर बात करेंगे, फिशिंग वगैरह ये सब चीज़ें वी विल सी इनटू इट क्या करना है। ओके, टिल देन होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। ओके, सी यू, बाय बाय।